अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वर्थ। आज की क्लास में हम वर्थ की बिल्कुल बेसिक से सारी जितनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें वो सभी का अपन अध्ययन करेंगे और सभी को याद करते हुए चलेंगे। अगली क्लास में इनके सभी के मिला जुला करके, यानी वर्थ वर्ग सभी के एक साथ मिल करके और इनसे जो आधारित जो प्रश्न आए हैं वो अपन करेंगे। आज कंप्लीट कर लेते हैं वर्थ को। इसकी जो जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी अपन इस क्लास में लेंगे और करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। तो देखो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्थ सर्किल, ठीक है, ये शुरू कर रहे हैं। अब देखो क्या है सर्किल, क्या चीज़ है सर्किल। क्या कि जब भी हम सर्किल की बात करते हैं तो जब हम क्लासों में पढ़ाते थे तो उस समय बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है कि वर्थ क्या होता है, ये कोई उदाहरण बताओ। तो बच्चे फटाक से उदाहरण बताते थे कि आपकी मतलब चूड़ियाँ, कि भाई चूड़ियाँ वही वर्थ है। अब देखो ठीक है, वहाँ पर ये उदाहरण बच्चों के लिए चलता है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो 2D आकृतियाँ, मैंने शुरू क्लास में बताया था कि 2D आकृतियाँ केवल और केवल जो है वो समतल के अंदर आकृति बनाई जाती है, उसका कोई भी वजूद नहीं होता। अगर हम बात करें कि भाई ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का जो सामने का जो फेस है ना वो आयत है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो ये आपका एक आयत हो गया, ठीक है। लेकिन इस पूरे वर्ग को, इस पूरे बोर्ड को देखें तो इसकी मोटाई भी तो है, तो उस समय ये आयत नहीं होकर के फिर क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, 3D आकृति बन जाएगी। जो 3D अपनी घनाभ होती है वो अपने आगे क्लास में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्थ जो है वो एक 2D आकृति है। और वर्थ क्या होता है कि किसी भी समतल में किसी डेफिनेशन बताया था, हालांकि पर्सन कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपने को जानकारी होनी चाहिए कि वर्थ क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को बोलते हैं वर्थ। समतल के अंदर और कोई स्थित बिंदु है, कोई बिंदु ले लिया हमने, ठीक है ना, और इस बिंदु से समान दूरी के ऊपर स्थित सभी बिंदुओं का समूह है। ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु संभव हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं को देखो, मैं जैसे ये बिंदु 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु होंगे जो इससे बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे बिंदु हो गए जो इससे बराबर दूरी पर हैं। तो ये जो एक आकृति बनाएंगे ना, इस आकृति को अपन क्या बोलते हैं, वर्थ बोलते हैं। यानी कोई स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है वो समूह है ही क्या कहलाता है, वर्थ कहलाता है, ठीक है। तो वर्थ की परिभाषा समझ में आ गई। या फिर हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि उस बिंदु का बिंदुपथ, उस बिंदु का बिंदुपथ, कोई बिंदु है जो गतिशील है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर रहते हुए, जैसे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है रहते हुए गति करे, तो इसके चारों तरफ चक्री तो लगाएगा ही, तो ये जो रास्ता नहीं, ये क्या कहलाता है, वर्थ कहलाता है। लेकिन कोई नहीं पूछता इस परिभाषा को, अपने को याद रखनी है, ठीक है। परिभाषा क्या चीज़ है, यानी वर्थ क्या चीज़ है, बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो वर्थ के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ अपने को सीखनी है। देखो अब बनाता हूँ वर्थ एक, ये वर्थ हो गया, ठीक है, और ये होता है इसका केंद्र, ठीक है। और केंद्र को परिधि, ये वर्थ की परिधि कहलाती है। ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं वर्थ की परिधि, वर्थ की परिधि, ठीक है, वर्थ की परिधि। और इस पूरे पूरी आकृति को केंद्र सहित इसको वर्थ बोल देते हैं। और ये बाहर का जो भाग है ना, ये भाग इसको बोलते हैं वर्थ की परिधि, ठीक है। अब देखो वर्थ की परिधि पर अनेकों बिंदु हैं और उस बिंदु में से कोई भी एक बिंदु को केंद्र से मिला दें, तो जो मिलाने वाला बिंदु है ना उसको अपन बोलते हैं त्रिज्या r, ठीक है। और अगर परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु मिला दें, कोई भी दो बिंदु मिला दें, तो ये परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बोलते हैं जिह्वा, जिह्वा बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो क्या कहलाता है, जिह्वा कहलाता है। केंद्र को और परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और एक ऐसी जिह्वा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरे, ऐसी जिह्वा जो वर्त के केंद्र से, ये केंद्र तो है, ये हो गया अपना ओ जो है वो सेंटर हो गया, ठीक है ना, तो वर्त का केंद्र हो गया। ऐसी कोई जिह्वा जो वर्त के केंद्र से होकर के गुजरे, ठीक है,
ऐसी कोई जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरे, उस जीवा को क्या बोलेंगे? व्यास कहेंगे, डायमीटर। ठीक है, यानी कि ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरे उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, अब देखो वर्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला हो गया परिधि सरकमफ्रेंस। वर्त की जो परिधि है सरकमफ्रेंस, या इसको परिमाप भी कहेंगे अपन, कई बार इसका नाम परिमाप भी आएगा। ठीक है, वो क्या है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 2πr, जहाँ पाई जो है ना वो पाई का मान 22/7 या 3.14 जो अपने को कहेगा पर्सन में, उस तरीके से अपन रख लेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर उसमें पॉइंटों में दे रखा है तो पाई का मान 3.14 रख लेंगे। हालांकि क्वेश्चन में देते हैं कि पाई का मान ये लीजिए, और नहीं पाई हो सकता है पाई भी रखना पड़ जाए, तो वो अपन परिस्थिति के अनुसार देखेंगे। ठीक है, जहाँ आर उस वर्त की क्या है? त्रिज्या है, और इसका क्षेत्रफल जो है ना, ये तो हो गई वर्त की परिधि, और वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्त का क्षेत्रफल जो है ना वो हो गया πr²। ठीक है, अब एक यहाँ पर d डायमीटर, यानी वर्त का व्यास जो है ना वो क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या को 2 गुना होगा। तो कई बार अगर आपसे त्रिज्या दे रखी हो, व्यास पूछे तो त्रिज्या को 2 गुना कर दो। कई बार व्यास देगा पर्सन में और कहेगा त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। ठीक है, ये सूत्र सभी जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वर्त की परिधि और वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि यदि वर्त की परिधि व, ये वर्त की परिधि या परिमाप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप व क्षेत्रफल बराबर हों तो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, कि वर्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको दे रखा है और दोनों बराबर हैं, और कह रहा है कि उस वर्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दे रखा है? परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, πr² दे रखा है, दोनों तरफ से पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और 2 गुणा r बराबर, इस r को इस साइड ले आओ, r² हो। ठीक है, और इसमें से हमने r कॉमन ले लिया तो 2 - r बराबर 0। मतलब ये हुआ कि r का और 2 - r का जो गुणनफल वो 0 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो r जो है ना वो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, r डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें ऑप्शन में मिलेगा r बराबर 0 मिलेगा, तो हम तुरंत दिमाग लगाते हैं कि r बराबर 0 हो सकता है। r बराबर 0 है, इसका मतलब कि 0 वर्त का जो 0 त्रिज्या का जो वर्त होता है उसको केवल बिंदु बोलते हैं, वो बिंदु ही होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि r अगर 0 है तो उसे वर्त का अस्तित्व नहीं है। तो फिर r बराबर 0 तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या हुआ? यानी दूसरा कोष्टक जो है वो 0 होगा, या फिर r माइनस या 2 - r बराबर 0। तो यहाँ से r का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या, परिधि और परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 इकाई होगी। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ ले, अब याद ही रख लेंगे कि यदि किसी उस वर्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी जिसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, तो 2 इकाई। ठीक है, 2 जो भी है सेंटीमीटर, इकाई लिख देंगे, जो सेंटीमीटर में दे रखा हुआ तो सेंटीमीटर में, वर्ग उसमें मीटर में दे रखा हुआ तो मीटर में। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना, क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, तो सीधा सीधा याद रह जाएगा कि r बराबर 2। और नई तरीका अपना ये है ही, दोनों बराबर करेंगे, r का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये है कि यदि 2 वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इस वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल
दिए गए दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है कि दो वर्त हैं, उन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है ना वो तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल दिए गए दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के समान है, क्षेत्रफलों के योग के समान है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देते हैं अपन, और बिल्कुल बड़ा आसानी से आंसर होगा, सीधा सा आंसर है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। देखो अगर आपको ये प्रश्न यूँ भी देख सकता है कि दो वर्तों की त्रिज्या ये है और उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका परिमाप इन दोनों वर्तों के परिमाप के योग के बराबर है, तो भी तरीका ये होगा। ठीक है, तो देखो अपन मान लेते हैं कि ये दो वर्त हैं, इनकी त्रिज्या तो R1 और R2 है। ठीक है भैया, R1 दे दी, R2 दे दी, और जो नया वर्त है ना तीसरा, उसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि नए वर्त, तीसरा वर्त कौन है, उसका क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर बराबर, और एक वर्त तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर और दूसरा है पाई R2 स्क्वायर। ये दो वर्त जो दे रखे थे ना उनके क्षेत्रफल हो गए। प्रश्न में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्त का क्षेत्रफल है। दो वर्त हैं, इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल प्लस कर दिया और इसको तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो पूरे ये एक समीकरण बन गया, पूरे समीकरण में पाई का भाग जा रहा है, तो पाई का भाग दे देंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। रख दो मान, R1 का मान कितना है 7 और R2 का मान कितना है 24। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 7 का वर्ग 49, 24 का 576, और आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 576 और 49 जोड़ो 625, और आर बराबर कितना होगा √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो उस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कुछ नहीं था, दोनों वर्त हैं उनकी त्रिज्या दे रखी है, तीसरे वर्त की त्रिज्या पूछी है, तो प्रश्न में कंडीशन दे दी कि इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है ना तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरे वर्त का क्षेत्रफल और दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का योग, इनको बराबर करके दोनों दिए गए दोनों वर्तों का क्षेत्रफलों का योग तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। समीकरण बन गया, सोल्व कर लिया, आर का मान आ गया। यहाँ पर प्रश्न मैंने पहले बता दिया कि यहाँ क्षेत्रफलों की जगह आपको परिधि भी मिल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखो और करते हैं अपने। देखो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन अपना यह है कि किसी वर्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है यदि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है, तो वर्त की वास्तविक त्रिज्या क्या करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी वर्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है यदि इसकी त्रिज्या एक इकाई बढ़ा दी जाए, या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो वर्त की वास्तविक त्रिज्या क्या करूं, वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि वास्तविक त्रिज्या वो R है, वर्त की वास्तविक त्रिज्या क्या है R है, तो दो वर्त बन गए इसमें, मतलब एक तो क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी बढ़ा दी, तो वास्तविक त्रिज्या हमने मान ली R। ठीक है, और एक क्या था कि दूसरी त्रिज्या बन गई R+1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बढ़ाई गई है ना तब क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। तो देखो एक जो नई त्रिज्या ये बनी ना, तो इससे बनने वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई गुणा R स्क्वायर, यानी पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर हो गया। ये किसका हो गया, ये अगर त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया उस समय इस वर्त का जो क्षेत्रफल बना वो ये बन गया। ठीक है, और जो पहले वास्तविक त्रिज्या थी उससे क्षेत्रफल क्या बना, पाई R स्क्वायर बना। दोनों का अंतर, मतलब ये तो बड़ा बना था क्योंकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ी थी ना,
तो इसमें से और ये वास्तविक वृत्त का क्षेत्रफल घटाएं तो ये कितना दे रखा है, 22 तो दे रखा है कि भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा दी तो क्षेत्रफल पहले तो ये था, बढ़ के कितना होगा, ये हो गया। यानी इसमें से और इसमें से अगर दोनों का अंतर निकाले तो 22 तो है, 22 तो बड़ा है, बन गया समीकरण। कर लो सोल्व इसको, तो क्या आएगा ये पाई आर स्क्वायर और पाई को इससे गुणा, सॉरी देखो सोल्व करते हैं, पाई कॉमन ले लें और ये क्या बन गया आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 2ab 2r प्लस 1 और माइनस आर स्क्वायर। साथ में मैंने क्या किया कि आर पाई तो कॉमन ले लिया, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर दिया और आर स्क्वायर यहाँ बच गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या गया, पाई का मान कितना था 22/7 ना, 2r प्लस 1 बराबर 22, 2r प्लस 1 बराबर हो गया 7 भाग में तो गुणा में जाएगा तो 22 गुणा 7/22, ये गुणा में था भाग में आ गए, 22 से 22 कट गया, कितना गए 2r बराबर हो गया 1 प्लस का है माइनस का होगा तो 7 माइनस 1 तो r बराबर कितना हो गया 2r बराबर 6 और r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बस केवल ये समीकरण अगर बन गया तो फिर अपना आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण बनाने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। हमने माना कि एक पहले जो वास्तविक त्रिज्या वो तो r है और उसमें से एक बढ़ा दी तो r प्लस 1 ही तो होगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या 2 बन गई अपने पास, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। अब ये थी उस समय तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये है उस समय क्या होगा पाई आर, तो ये बन गई नहीं आपकी बार त्रिज्या, तो आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल में जो अंतर है ना, तो बड़ा क्षेत्रफल तो ये तो आया, त्रिज्या इसमें बड़ी है, तो इन दोनों का अंतर जो है मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो वो अंतर कितने के बराबर आ रहा है 22 के बराबर आ रहा है, बस ये तो लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, तो ये आर का मान यहाँ आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो आगे, अब बात करेंगे अपन पहले सेकेंडरी वृत्तों की। देखो वर्ताकार वलय का नाम आएगा यहाँ, वर्ताकार वलय यानी वर्ताकार वलय, एक रिंग बनेगी बस उसका एरिया कैसे निकालेंगे उस। तो देखो वर्ताकार वलय क्या होती है, जैसे 2 सेकेंडरी वृत्त खींच दें, सेकेंडरी वृत्त कौन से होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। ठीक है, ये 2 सेकेंडरी वृत्त हो गई और ये जो भाग बनाना इसी को बोलते हैं वर्ताकार रिंग, वर्ताकार वलय। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा और इसका परिमाप भी पूछेगा। तो देखो सीधी सी बात है कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 वृत्त बन गए, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त को माइनस कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, परिमाप निकालना हो तो ध्यान रखना क्या करना, फिर परिमाप यानी परिमाप निकालना तो देखो बाहर वाले में और अंदर वाला जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर जैसे मान लो कि अपन तारबंदी करना चाहें तो कहाँ से करेंगे, इससे चारों तरफ यहाँ से शुरू करेंगे योगी और फिर भीतर से यहाँ से शुरू करेंगे तो योगी, फिर क्योंकि ये भाग तो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये लिख दो और चाहे यूँ कर लो, चलो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है ना, कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, यही है। देखो अगर इसको गुणा यूँ लिखूँगा कि बाहर वाले वर्त की त्रिज्या मैं ले लेता हूँ, इसकी तो ले लेता हूँ कैपिटल आर, इसकी ले लेता हूँ त्रिज्या आर, तो ये क्या होगा बाहर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से पाई कॉमन लेंगे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। अब पर्सन क्या बनेगा, पर्सन ये बनेगा कि एक वर्ताकार खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर का, इसके चारों तरफ अंदर की तरफ चारों तरफ 10 मीटर का एक ट्रैक बना हुआ, तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ। तो देखो पर्सन में कहेगा कि एक वर्ताकार मैदान है और इस वर्ताकार मैदान की त्रिज्या अपने को कह देगा कि भाई इस वर्ताकार मैदान की त्रिज्या जो 28 मीटर है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक अंदर की तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक की चौड़ाई दे देगा अपने को कि 7 मीटर है, तो उस ट्रैक का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर वाली त्रिज्या तो कितनी होगी कैपिटल आर तो 28 है, लेकिन अंदर वाली त्रिज्या नहीं है ये अभी तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा ट्रैक की चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 28 ही तो है त्रिज्या, बाहर वाले वर्ग की त्रिज्या तो 28 ही तो है, 28 में से ये कम कर देंगे
7 कम कर देंगे तो कितनी बच जाएगी, 21 बच जाएगी। तो अंदर वाला जो वर्त है ना उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और फिर वही वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को अपन हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्धवर्त की। यहां से ज्यादा प्रश्न बनेंगे। अर्धवर्त, अर्धवर्त देखो क्या है, सेमी सर्किल, यानी वर्त को 2 भागों में बांट दो, बस यही है, वर्त को काट दिया बीचों बीच, बस ये जो भाग है ना, यही एक भाग जो ना वही क्या कहलाएगा, इसका अर्धवर्त कहलाएगा। ठीक है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सा काम है कि भाई पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है उसका आधा कर दो। ठीक है, और परिधि निकालनी है ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, पूरे की परिधि होती है 2 पाई आर और उसकी आधी कर देंगे, मतलब 2 का भाग दे देंगे, तो कितनी हो गई, पाई आर हो गई। क्यों, ये हो गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। देखो क्या है कि परिधि में केवल इतना सा है कि भाई अर्ध परिधि में पूरा करके करते हैं, तो देखो ये होता है यहाँ से चले और यहाँ घूम के वापस आ गई, तो 2 पाई आर तो ये है, और इसको आधा कर देंगे ना, तो 2 पाई आर में से आधा किया तो मतलब पाई आर ये बन गया। केवल इतना सा बना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, जबकि ये दूरी तो बच गई ना, ये दूरी बच गई। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये केंद्र हो गया, तो आर ये है, मतलब पूरा व्यास है, तो परिधि जो है ना वो ये आएगी इसकी, पाई आर तो ये हो गई। ठीक है, और आर प्लस आर ये हो गई, तो पाई आर प्लस 2r ये बनेगी परिधि इसकी, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r, मतलब ये तो पूरे वर्त की जो परिधि थी उसका आधा किया। ठीक है, साथ में कौन आ गया, ये 2r ये जुड़ेंगे, r प्लस r इनको जोड़ दिया, तो पूरे वर्त की परिधि आ गई। ठीक है, पूरे अर्धवर्त की परिधि, पूरे अर्धवर्त की परिधि आ गई, पाई आर प्लस 2r, ये अपने को याद रखना भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन और फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखो अपना क्या है, एक अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 72 मीटर है, तो इसी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, एक अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 72 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल याद करो, का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो क्या है, अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 72 मीटर है। अर्धवर्ताकार मैदान की यानी अर्धवर्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला एक तो क्या था उसका, पाई आर प्लस 2r, ये तो है अर्धवर्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r, और ये आ गई अर्धवर्त की परिधि। ठीक है, कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। अर्धवर्त की जो परिधि है वो दे रखी है अपने को 72। ठीक है ना, पाई आर क्या चीज़ है, अर्धवर्ताकार मैदान है, उस अर्धवर्ताकार मैदान का परिमाप या परिधि जो है वो पाई आर प्लस 2r है। ठीक है, ये दे रखिए 72। अब आर तो आ जाएगा कॉमन इनमें, और पाई प्लस 2 बराबर 72। ठीक है, आर ज्ञात नहीं है अपने पास, अननोन है आर, पाई की वैल्यू 22/7 है, और प्लस 2 बराबर 72। आर 7 एलसीएम आएगा अंदर, तो 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर 72। आर 22 और 14 36/7 बराबर 72। आर बराबर कितना हो गया, 72, ये 7 भाग में तो आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा, और बटे 36, 36 दूनी 72, तो आर बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा ना, तो क्षेत्रफल क्या हुआ इसका, अर्धवर्ताकार मैदान है तो पूरे का तो होता पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दो, और 1/2 पाई का मान तो 22/7 है, और आर का मान कितना है 14, तो 14 गुणा 14, देखो 7 गुणा 2 14, 14 कैंसिल, और 22 को इससे गुणा करो तो 14 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि दे रखे हो उस समय ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 पाई आर 2r जो जोड़ने वाला ये अपन भूलेंगे और अब क्वेश्चन अपना गलत होगा। और ऑप्शन जब देखेंगे तो उस ऑप्शन में ये 2r न देख के जो आंसर आएगा ना वो भी मिलेगा।
ठीक है ना, क्योंकि गलती होती है, तो इस 2r को विशेष ध्यान रखें। अर्धवर्त की जब परिधि की बात आएगी तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। हाँ, क्षेत्रफल में जो पूरे का उसका आधा कर दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे। देखो एक नाम आएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और एक आएगा वर्तखंड, वर्तखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड, देखो एक वर्त है कोई, ठीक है, और इस वर्त की अगर हम दो त्रिज्या खींचे, एक त्रिज्या ये ले लें, दूसरी त्रिज्या ये ले लें, ठीक है, ये ले लें ओ कोई सेंटर, ठीक है। तो त्रिज्या तो आर ही है, त्रिज्या दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो ये जो भाग हुआ ना, ये भाग यानी दो त्रिज्या और वर्त का चाप, इनसे जो घिरा हुआ भाग हुआ ना, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है ना। यानी वर्त जो है उसको त्रिज्याओं के द्वारा खंडित कर देना, और जो खंड बनते हैं ना वही क्या कहलाते हैं, त्रिज्यखंड कहलाते हैं। तो देखो दो त्रिज्या खींची, वर्त दो खंडों में बटा, एक खंड तो ये हो गया, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और वर्तखंड क्या होता है, यानी वर्त के अंदर अगर हम एक जीवा खींचें, ये वर्त हो गया, इस वर्त के अंदर ये जीवा खींच दी, तो वर्त दो भागों में बट गया, एक भाग तो ये हो गया और एक इसके ऊपर वाला हो गया, तो ये जो भाग है ये तो कहलाता है लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड, और ये बड़े वाला भाग कहलाता है दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। और दोनों के सूत्र अपने को याद रखने, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षा में आएगा वो सीधा इनके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल इससे नहीं पूछेगा। प्रश्न जो आ रहे हैं वो एक चित्र डायग्राम बना के देखा, एक आकृति बना के देगा, और उसमें छायांकित भाग पूछेगा, और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास में। देखो क्या आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड, पहले तो ये कर लेते हैं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई ये देखो, ये यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई है इसको चाप की लंबाई बोलते हैं। तो क्या जाएगी, पाई आर थीटा बटे 180, याद रखना है, ठीक है ना, जिसको अपन एल से लिखेंगे, ठीक है ना, लंबाई को अपन एल से लिख देंगे, कैपिटल एल लिख दो, चलो स्मॉल एल लिख दो, कोई बात नहीं है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो जो होगा ना, वो अगर आपको एल दे रखा हो तो 1/2 LR, जब एल दे रखा हो तो 1/2 LR, और अगर एल नहीं दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। दोनों ही याद रखने हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है ना। कि जब आपको एल गिवन हो, चाप की लंबाई गिवन हो, तो 1/2 LR, ठीक है। और अगर आर और थीटा ही दे रखे हो तो सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 निकालें। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है, ये एल जो है ना वो यही है, देखो इसमें एल की जगह पर पाई आर थीटा बटे 180 रख दोगे ना तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अपने को याद इस रूप में रखना है कि अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दे रखी हो तो 1/2 LR, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर इस रूप में दे दिया कि भाई चाप की लंबाई दे रखी है, फिर चाप की लंबाई की सहायता से अगर त्रिज्या निकालने बैठ गए ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो सॉरी थीटा निकालने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर तो मिलेगा उसमें, एल दे करके आप एल और आर दिए होंगे तो उस समय सीधा ये सूत्र लगाएंगे। अगर एल दे रखा है, आर दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा तो कहीं थीटा इससे निकालने बैठे तो फिर टाइम लगेगा, ये इससे थीटा निकलेगा, फिर वो थीटा इसमें रखोगे, आर और थीटा इसमें रखोगे, तब क्षेत्रफल आएगा तो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। तो अपने को ये सूत्र याद रख लेना, इससे बढ़िया ही है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 LR, ठीक है। अब देखो वर्तखंड, वर्तखंड ये हो गया ना, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और वर्तखंड का क्षेत्रफल जो है ना वो क्या आएगा, देखो इस जीवा के सिरों को मैं केंद्र से मिला दूं, तब ध्यान से देखिए तो ये क्या बन गया, पूरा पूरा एक त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है। और इस त्रिज्यखंड में से ऊपर वाला त्रिभुज घटा देंगे तो अपने पास वर्तखंड ही बचेगा, ठीक है ना। तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे OAB, तो देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, कौन सा, लघु त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है, ये करेंगे। अब देखो कई बार क्या होगा कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल थीटा, ये जो मान है ना,
ये थीटा दिया होगा और थीटा दे रखा होगा, तो सीधा ये काम ना करके और सीधा एक फॉर्मूला अपने ये भी याद रख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा जो है ना वो यहाँ पर ये कोण दिया हुआ मिलेगा, त्रिज्यखंड का कोण। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र भी अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने बता दिया आपको कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, यानी वृत्त जो है ना वो कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इससे पर जो क्वेश्चन है ना वो अपन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले सारे फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। पीछे तो जो फॉर्मूले करवाए वो तो ज़्यादा लंबे चौड़े है नहीं, उन समझ में मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। अब ये मेन ये हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सूत्र हैं, ये अपने वो फॉर्मूले जो है याद रखने हैं और फिर इस पर आधारित जो है वो क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में जब कल की क्लास हम करेंगे तो उसकी कल की क्लास के अंदर पूरा का पूरा जो वर्त है, वर्त पीछे जो आपके त्रिभुज वर्ग सब जो पड़े हैं उनसे सभी से मिला जुला के प्रश्न करेंगे अपन, और उन प्रश्नों में सब कुछ आ जाएगा। तो कल की क्लास और भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आज की क्लास भी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में अगर ये चीज़ें नहीं याद करेंगे तो फिर कल की क्लास में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।